आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 एफएम, हर पल खुशियों भरा। डिंग 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 भाई, हेलो, सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में विद योर आरजे अनुष्का ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 एफएम, हर पल खुशियों भरा। भैया, देखते देखते कब ये वीकेंड का एंड हो गया है और वही रोजमर्रा वाली जिंदगी का वीकडे शुरू हो गया है। ये शायद पलक झपकते ही हो गया, लेकिन आपके हर पल को खुशियों भरा बनाने के लिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ ना। ज़रा संभल कर भागिए, दौड़िए, ज़रा आगे पीछे दाएं बाएं तो देखिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि भागते भागते आपकी सांस का दम आलू बन जाए। वैसे ये सांस के साथ में एक और चीज़ की याद आ गई, जो शायद हमारे आंटी अंकल, पड़ोस की आंटी या फिर कोई भैया भाभी, अपनी खुद की बहन, चाचा चाची, ये सारे लोग ना, सारे लोग क्यों, एक जानवर भी है जिसका नाम है मच्छर, जो एक साथ हमारा खून चूस लेते हैं। और उसी खून की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, इट्स 14 जून, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और जब डोनेशन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ब्लड डोनेट ज़रूर किया होगा। कीजिए, क्योंकि रक्तदान है, महादान है, जो बचाए कई दुखियों की जान है। और हमारे जाने जिगर सारे मंजीरियंस, आपने कितनों की जान बचाई है, ये सवाल भी अपने आप से पूछिए। और अगर नहीं बचाई तो भैया डू नॉट फिकर, बचाना चाहते हैं या फिर एक और बार बचाना चाहते हैं तो करना क्या है, आज का दिन आपके लिए ही तो है। जाइए आराम से किसी भी हॉस्पिटल में, वहाँ पे अपना फॉर्म भरिए, उनको बताइए कि आज के दिन में आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं। लेकिन एक कंडीशन रहती है। पहली तो ये कि आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। और भैया, जो आप खून दे रहे हैं, पहले आपके पास में खुद उतना स्टॉक रहना चाहिए कि आप किसी को रक्तदान दें। वैसे एक बात बताऊं, दो चीज़ हमें ब्लड डोनेशन डे के दिन में तो जान जानी चाहिए, ये कि जो ओ पॉजिटिव वाले लोग रहते हैं उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, लेकिन जो ए बी पॉजिटिव वाले लोग रहते हैं ना, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहते हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन है तो बहुत है आगे डोनेट करने के लिए। वैसे आज बात से ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं किसी हॉस्पिटल की गली में घूम रही हूँ, लेकिन गुलफाम की गलियाँ हैं और इतनी बड़ी गलियों में एक हॉस्पिटल आ गया तो कौन सी बुरी बात है। हॉस्पिटल की स्मेल भी आ रही है, यहाँ पे लोगों के साथ में मिलना जुलना भी हो रहा है, बहुत कुछ बातें भी हो रही है और बहुत सारी साइंस रिलेटेड बातें ही हम आज के दिन में करेंगे। और देखते हैं हमारे ये जो कदम पे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, और किस गलियों में हमें आज की गली लेके जाएगी। पर एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ठहरते हैं, क्योंकि जब भी हम खून के बारे में याद आता है तो खून से हमें सिर्फ एक ही प्राणी का नाम याद आता है, वो है मच्छर, जो रात भर, शायद आपको भी, क्योंकि हमें तो बिल्कुल सोने नहीं देता है, रात भर परेशान करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है इन मच्छरों से रिलेटेड कि ये रात में कमबख्त हमको ढूंढ कैसे लेते हैं। हम चद्दरों में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी चद्दर के अंदर घुसकर हमारे कान में इतनी आवाज़ करते हैं कि आवाज़ से भी परेशान और उनके खून चूसने से भी परेशान। तो आज का जो मेरा क्विज है वो ज़्यादा सिंपल यही है कि मच्छर हमें अंधेरे में कैसे ढूंढ लेते हैं। अगर ये सवाल का जवाब पता है तो सोचिए मत ना, मुझे भी दे दीजिए इसका जवाब। फ़ोन उठाइए, क्योंकि सोचने से काम नहीं चलेगा, बटन दबाना पड़ेगा फ़ोन का, और फ़ोन कीजिए 7277990088 पर और बता दीजिए इसका आंसर क्या है। तो जब तक इस खून की तलाश और इस खून की जांच होती रहेगी तब तक हम आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं प्यारा सा गाना। इस गाने में छुपी है हमारी अगली कहानी, तो सुनिए। मैं हूँ आरजे अनुष्का, आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजिरा 90.8 एफएम, हर पल खुशियों भरा। जाता है तू कहाँ, जाता है तू कहाँ, जाता है तू कहाँ, जाता है तू
प्यारे रुक जा रे दुनिया के बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते रे बाबा जाता है तू कहाँ में आजकल ऐसी भी लूट है कहने को प्यार है समझो तो झूठ है तेरा हाथ है किसके हाथों में रे बाबा जाता है तू कहाँ शोर ध्यान है तेरा जिनकी ओर आ मैं बता दूं कौन है वो रात में डाकू दिल में चोर जाता है तू कहाँ रे बाबा जाता है तू कहाँ हाथ में जोड़ूं तोरे पढ़ूं मैं बलमा तोरे पैया छोड़ के तू मोहे नाचा करूं मैं बिनती मोरे सैया ओ सुन ले मोरी अरज सजनवा पूछे तो से मोरा मनवा ओ जाने वाले ये तो बता ओ जाने वाले ये तो बता जाता है तू कहाँ रे बाबा जाता है तू कहाँ जान तू जो बात कहूँ मैं इशारों में बिकते हैं ईमान यहाँ बाजारों में अनजाने तू न जाने कोई जाल फैला तेरी राह में है कोई बात है जो मेरी बातों में है तू ये जान ले बातों बातों में रे पापा जाता है तू कहाँ फैसला तुझको आज करना है डूब जाना है आप उभरना है उस तरफ झूठ है दिखावा है इस तरफ प्यार का बुलावा है उस तरफ लालची निगाहें हैं इस तरफ मेरे दिल की राहें हैं जाता है तू कहाँ रे पापा जाता है तू कहाँ सुन में प्यारे रुक जा रे दुनिया के बड़े तेरे मेरे रास्ते खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते जाता है तू कहाँ अरे रे 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 जाता है तू कहाँ रे बाबा जाता है तू कहाँ रे बाबा जाता है तू कहाँ भैया कहते हैं ना जिनको इशारे समझ में आ जाते हैं वो सबसे बड़ा खिलाड़ी रहता है और जिसको ना समझ में आए वो सबसे बड़ा अनाड़ी रह जाता है।
जैसे जैसे अभी अभी आपने गाने में सुना कि मैं तुम्हारे हाथ भी जोड़ता हूँ पैर भी पड़ता हूँ, भैया बाहर ना निकलो, क्योंकि इश्क में कहते हैं ये इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। ओ हेलो अनजाने आशिकों, ये कोई इश्क नहीं है, ये ऐसा ऐसा हमको लपेटे में लेता है, जब हम डूबने के लिए जाए तो शायद कोई दरिया या तिनका भी हमारा सहारा नहीं बन पाता। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, कोविड की, जिसमें लॉकडाउन का सीक्वल पे सीक्वल चलते जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी मनमानी में अभी भी बैक टू बैक ट्रेलर पर ट्रेलर खेले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो जनरली हम क्या देखते हैं, लोगों को ये बताया गया है कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, और मास्क पहनना आजकल न्यू नॉर्मल हो गया है। मतलब आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको हर एक बंदा कहीं ना कहीं मास्क पहना दिखेगा ही। लेकिन क्या होता है, मास्क सिर्फ एक फैशन के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि खुले में सांस लेने की इतनी आदत हो गई है कि हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो मास्क नीचे करेंगे, थूक देंगे और बस तबाही वहीं से मचनी शुरू हो जाती है। क्यों भैया, हम इतनी लापरवाही क्यों करें? क्योंकि जहाँ पे लापरवाही होती ना, वहाँ से ये लोग घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ भाग करने लग जाते हैं। अब टीवी तो आप सभी देखते हैं, और टीवी में हम सभी ने सुना कि हम जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और जब अप्लाई करने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट के जो फैंस रहते हैं उन्होंने शायद इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। इसलिए रिसेंटली जो अभी हमने स्टेडियम की बातें सुनी थी कि स्टेडियम में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का टोटल उल्लंघन किया गया था, और कहीं कहीं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बजाय हॉटस्पॉट होने के बावजूद भी ऑफलाइन एग्ज़ाम रखने का एक ऑप्शन रखा गया है। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो लॉकडाउन सरकार हमारे लिए लगाती है ताकि हम अपने घर में सेफ रहे, शायद हम इस लॉकडाउन को, या फिर हम यूँ कहें इस कोविड को ही हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्योंकि 10 में से 9 लोगों को शायद ये लगता है कि अगर हमें कोविड नहीं हुआ है तो शायद हमें नहीं होगा, क्योंकि दूसरी वेव आ गई है, तीसरी वेव आएगी तो भी शायद नहीं होगा। लेकिन ना ये कहीं ना कहीं एक मिथ बन के रह जाता है, क्योंकि कोविड घर में बैठे लोगों को भी कहीं ना कहीं से हो जाता है, जिसको होने को रहता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही कहीं ना कहीं कोविड के जो वायरस रहते हैं ना, वो हम अपने अंदर में लेने के लिए उसको खुला इनविटेशन दे देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अगर ये सवाल है, तो छोटी सी चीज़ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो सबसे पहला चीज़ खाइए। चीज़ का मतलब है एक स्विस चीज़ मॉडल बनाया गया था बाहर के लोगों के हिसाब से। चीज़ मतलब जो चीज़ रहता है उसके अंदर में बहुत सारे होल्स रहते हैं, तो वो होल्स के थ्रू लोगों को ये समझाया गया कि जब भी हम कोविड के बारे में बात करते हैं तो कोविड के जो पैटर्न्स है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने के लिए कुछ बेसिक फाउंडेशंस रहती हैं। जैसे हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, वेंटिलेशन रखना है, मास्क पहन के रखना और हाथ को साफ रखना, और जो फर्स्ट सेंसिटिव टेस्टिंग रहती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रहता है, सरफेस क्लीनिंग रहती है, एक छोटे छोटे प्रोसेस रहते हैं। अगर हम एक के बाद एक इन प्रोसेस को, इन टिप्स को फॉलो करते रहेंगे तो भैया हम तो कोविड फ्री है। लेकिन अगर हमको ये लगता है कि हमारे पास में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सब कुछ है, मैंने सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पढ़ लिया है, बाकी सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ और मैं पास हो जाऊँगा, तो भैया कोविड भी ऐसे ही काम करेगा। आप अगर 2 चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आप आधे पास हैं। अगर पूरा पास होना है ना, तो जितनी भी गाइडलाइंस है वो सब हमें फॉलो करनी पड़ेगी, और यहीं पे हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। इसलिए तो मैं कह रही थी कि ये इश्क का दरिया है ना, और डूब के जाना है, तो डूब के हम कहाँ जाएंगे वो हमें भी पता नहीं। दूसरी चीज़, जो RAT टेस्ट रहते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, सच मानिए हमारे पास में हमारे जो कलीग्स थे, जब उनका RAT कराया गया था तो हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया कि जो 10 लोग हैं उसमें से सिर्फ एक ही कोविड पॉजिटिव निकला। लेकिन जब अगले दिन में हमने RT-PCR टेस्ट कराया तो उस 10 वालों का ही टेस्ट कराया था, तो उसमें से और 8 लोगों का कोविड पॉजिटिव आया था। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है बंधु कि RAT के बजाय हम RT-PCR टेस्ट को प्रेफरेंस दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली रहेगा, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1100 पर पर्सन, लेकिन ये फ़ायदेमंद है। हमको रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलेगा, एक दिन वेट करके मिलेगा, लेकिन वो एफिशिएंसी RT-PCR की कंपेयर टू RAT ज़्यादा रहती है। और तीसरी चीज़ जिसके लिए शायद हम लोग बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद में लगे हैं, लाइनों में खड़े हैं, वो है वैक्सीन। क्योंकि हम ये कह सकते हैं वैक्सीन कहीं ना कहीं कोविड के केसेस को डिक्रीज़ कर देगी,
टोटली एलेबोरेट नहीं करेगी, टोटली डिमिनिश नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वर्ल्ड लीडर होने के बावजूद भी हमारी जो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलेशन है उसके पीछे में वैक्सीन की जो खपत लगती है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने एरिया में वैक्सीन लगाइए, क्योंकि जो वैक्सीन अवेलेबल है उसमें से भी काफ़ी कहीं ना कहीं वेस्ट होते जा रहा है, और उस वेस्ट को भी हम बेस्ट कैसे कर सके, क्योंकि उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। तो ये जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस लॉकडाउन में हम जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपनाएं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कहते हैं ना कि इफ़ देर इज़ एनी थिंग दैट ट्रैवल्स फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स मिस इन्फॉर्मेशन। अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो शायद वो हवा से भी तेज़ फैल जाएगी। इसलिए इस लॉकडाउन के सीक्वल को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसको टोटली ख़त्म करना है, कोविड फ्री स्टेट करना है, क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से ही हमारा स्टेट कहीं ना कहीं कोविड से मुक्त नहीं हो पा रहा है। इसको भी मुक्त करना है, और जो इश्क का दरिया है वो प्यार से आगे आगे बढ़ना है, ताकि हम इसमें डूबे नहीं, तैर के इसमें पार हो जाए। बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे आज कुछ खास ऐसे खाने के बारे में जो हमारे खुद के शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक ख़ास रेसिपी, बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं, पी सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा ना, कहीं जाइएगा मत। अगली गली में फिर से मिलते हैं। मैं हूँ आरजे अनुष्का ऑन गुलफाम की गलियों में। आप सुन रहे हैं रेडियो मंजरा 90.8 FM, है ना आपका हर पल खुशियों भरा। मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। तेरा इशारा तब से जगी है बेचैनिया हो, जब से मिला है तेरा इशारा तब से जगी है बेचैनिया, जब से हुई सरगोशियाँ तब से बढ़ी है मदहोशियाँ, जब से जुड़े यारा तेरे मेरे मन के धागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे।
तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार हो, जब से हुई है तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार, जब से तेरा आंचल ढला तब से कोई जादू चला, जब से तुझे पाया ये जिया धक धक भागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। हमारे भी नैन किसी को देखकर बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं, और शायद इसलिए हमारे जो नैन हैं, हमारे जो कदम हैं, वो आके एकदम से रुक गए हैं। रुक गए हैं कहाँ पे भाई? गुलफाम की गलियों के 8 स्ट्रीट वाली गली में। कहते हैं ना कि खाली पेट हो या खाली बटवा हो या फिर किसी का टूटा हुआ दिल, सब कुछ सिखा ही देता है ज़िंदगी में कि आगे उसको करने का क्या है भैया। आपको एक बात बताऊं, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं या फिर जहाँ पे हमारे नैन या हमको लोग दीवाना कह रहे हैं, वो इसलिए सिर्फ एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अब जब भी हम किसी कीड़े के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक इमेज आती है। आपके आती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ज़रूर एक इमेज आती है कि इट्स वेरी क्रिपी यार। मतलब सोच के ऐसा लगता है कि शायद ये चल रहे होंगे या कुछ, तो यू या शू वाली फीलिंग आती है। पर आपको पता है एक ऐसे बैक्टीरिया भी है जो बहुत ही फ्रेंडली है और हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खुद के शरीर के एक छोटे से हिस्सा, जिसको कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स में मिलते हैं, जिसको हम कितना भी काउंट करने बैठेंगे तो शायद सदियाँ बीत जाएगी। और इनका काम क्या रहता है पता है? डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, और साथ साथ में अगर हमको कुछ एलर्जी होता है ना, उस सब चीज़ों से हमें बचाना। मतलब ये हमारे बॉडी का दानवीर करने हैं भाई, जो चलते फिरते हमारे साथ में रहता है। लेकिन पता है इसकी तबाही कब होती है? जब बदकिस्मती से इनकी तकदीर तब खराब हो जाती है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। और जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं और कहीं ना कहीं हम दवाई लेना शुरू करते हैं, तो जो एंटीबायोटिक्स होता है ना, वो कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और भी ज़्यादा बर्बाद कर देता है। जब हम बीमार पड़ते हैं या फिर हम शराब पीते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये जो हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया है ना, वो हमको टाटा गुड बाय कर देते हैं और अपना कब्रिस्तान वहीं बना लेते हैं। उदास मत हो यार, खुशखबरी भी लेकर आती है अनुष्का आपके लिए। कुछ अच्छे बताती है तो कुछ बुरी बातें भी बताती है, दोनों में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। खुशखबरी तो ये है कि इसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक फूड, जो इस ईट स्ट्रीट में हमने बहुत ही अच्छे से चुना है। और चुनना क्या, ये तो हमारे घर घर में मिलता है। इसके लिए हमारा हर घर ईट स्ट्रीट का घर बन जाता है। और मंजीरेंस ये आपके घर में आराम से मिल जाएगा। प्रोबायोटिक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये ऐसे अच्छे वाले बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने आपको एडवांटेज बता दिया है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी 4 चीज़ें हैं जिसमें हमको ये प्रोबायोटिक फूड इंस्टेंटली हमारे घर घर में हमको मिल सकता है। पहली चीज़ वो ये है जिसको देखकर हमारे नैना मिलते हैं और हम एक दूसरे की तरफ भागे चले जाते हैं, जिसका नाम है दही। क्योंकि दही भी हमें हर दिन भोजन के बाद पुकारती है कि तुम थोड़ा सा खा लो। लेकिन याद रखना, कभी भी पैकेज वाले जो दही हम लेते हैं ना, उसमें वो प्रोबायोटिक्स हमको नहीं मिलेंगे। जो घर में हम दही बनाते हैं और 1 चम्मच दही का डालते हैं गरम गरम दूध में, उसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़ वो जिसको बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा नमक रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग चटकारे ले लेकर भी इसको खाते हैं। शायद इस शो के बाद में तो और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी इसकी। इसका नाम है पिकल, जिसको हम कहते हैं पचड़ी या फिर अचार, क्योंकि ये खाने के लिए सबसे एक्सीलेंट चीज़ है हमारे शरीर के प्रोबायोटिक्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे
उतना ज़्यादा हमारा शरीर उस एलर्जी से लड़ेगा। इसमें होता क्या है, थोड़े से नमक, थोड़े से मसाले और थोड़ा सा धूप, ये तीनों से मिश्रण से बन जाता है पिकल। लेकिन यही मिश्रण जन्म देता है बहुत अच्छे बैक्टीरिया को और हमारा गट एकदम गुड गुड वाली फीलिंग में रहता है। और तीसरी जो चीज़ है प्रोबायोटिक फूड में, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मेरा ही नहीं, आज हमारे साथ में जो गेस्ट हमारे साथ आने वाले हैं ना, उनका भी पर्सनल फेवरेट है, इडली और डोसा, जो शायद हर घर में बनता ही होगा। तो इसमें जो फर्मेंटेशन प्रोसेस चलता है, इनफैक्ट ढोकला भी, जिस चीज़ में फर्मेंटेशन होता है वो भी घर में डेफिनेटली उस चीज़ को हमें खाना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट इंडियन प्रोबायोटिक विच इज़ अवेलेबल इन एवरी किचन। और चौथा है कांजी। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इट इज़ द बेस्ट इंडियन इन हाउस फर्मेंटेड ड्रिंक। और जो ड्रिंक के लिए हम बाहर में ढूंढते हैं कि शायद मार्केट में हमें कुछ प्रोबायोटिक ड्रिंक्स मिल जाएंगे, अगर होममेड मिला तो और भी बेस्ट है ना। अरे भैया डरिए मत, कांजी की रेसिपी बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, बाज़ार में जाने का है और बीटरूट और कैरेट लेके आने का है। इसी से ये कांजी बनती है। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो जो काले वाले कैरेट रहते हैं ना, गाजर, उससे ये कांजी एक्चुअली में बनाई जाती है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट हम साउथ इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास में बीटरूट होना चाहिए, कैरेट होना चाहिए, ये दोनों के पतले पतले पीसेस कर देना। अब पीसेस को अलग रख दो। हमें चाहिए थोड़ा सा मुट्ठी भर का मस्टर्ड सीड। वो मस्टर्ड सीड को थोड़े से पानी के साथ में मिक्सर में ब्लेंड कर देना और एक लिक्विड पेस्ट रहता है ना, उस तरीके से उसको बनाना। अब करना कुछ नहीं है, 1 जग पानी में ये जो बीटरूट के पीसेस है उसको डालना है, मस्टर्ड सीड का जो लिक्विड पेस्ट बनाया है उसका 1 चम्मच उसमें डालना है और उसको 2-3 दिन के लिए गर्म जगह पे रखना और फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना। लेकिन याद रखना, इसको हर दिन थोड़े थोड़े देर में मिक्स करते रहना, ताकि हर चीज़ नीचे ना बैठे, पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका टेस्ट और भी बेटर होते जा रहा है। बस 2-3 दिन के बाद में आपको इसको छानना है और उसके बाद में आप खाने के साथ में इसको पी सकते हैं, दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ये बेस्ट ड्रिंक है एज अ प्रोबायोटिक ड्रिंक। तो इस स्ट्रीट की इस गली में हम अपनी प्यास बुझाने के लिए निकल पड़े हैं। आप भी हमारे साथ में बने रहिए और ट्राई कीजिए ये कांजी रेसिपी अपने घर में हर किसी को पिलाने के लिए और अपनी गट को एक गुड फीलिंग देने के लिए। मैं तो चली भैया ये पीने के लिए, आप चाहिए तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बने रहिएगा, सुनते रहिए प्यारा सा गाना। मैं हूँ आपकी आरजे अनुष्का ऑन गुलफाम की गलियों में। मिलते हैं लव शो की गली में, ओनली ऑन रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।
कांटों से हो जाए पाँव न घायल, कांटों पे नाचूंगी बांध के मैं पायल। घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है। बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलूं। चिकनी डगर है गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं। बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलूं। चिकनी डगर है गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं। धरती पे बिखरे हैं ओस के मोती, ये तेरी बोली तो सुर नए पिरोती। दर्द का वो आंगन मैं छोड़ के आई। क्या तुझे जन्नत की रौनक नहीं भाई। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। भैया क्या मौसम आया है, अंगड़ाई ले कि सो जाए कि कुछ प्यार भरी बातें करे। भैया हम तो पहुंच गए हैं गुलफाम की गलियों में, की वो गली जिसका नाम है लव शव। और लव शव की गली में हमारे गुलफाम मियाँ भी हमारे साथ है। एक बात कहूँ, मौसम जब अच्छा होता है ना तो मूड भी एकदम अच्छा हो जाता है और कुछ भी ऐसा मन करता ही नहीं कि कुछ इधर उधर की बातें करें। तो आज लव शो की गली में मैं एक शायरी से आज की शुरुआत करती हूँ कि हज़ारों महफिलें हैं और लाखों मेले हैं, हज़ारों महफिलें हैं और लाखों मेले हैं, लेकिन जहाँ तुम नहीं ना वहाँ हम बिल्कुल अकेले हैं। वेल, आज हम शॉर्ट एंड स्वीट यही बात करेंगे कि जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं ना तो अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम के लिए इसलिए नहीं ठहर पाते क्योंकि उसमें 3 चीज़ें मिसिंग हो जाती है। और वो 3 चीज़ें क्या पता है? पहली ये कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं हमारा कार्बन कॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बंधु। आपका जो पार्टनर है इज़ योर बेटर हाफ, नॉट योर कार्बन कॉपी। झगड़े तो होंगे ही, पर कभी कभी सही गलत से ऊपर ना एक दूसरे के जो ओपिनियंस होते हैं ना हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन लोग को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि ठीक है आप ऐसा कह रहे हैं तो चलो आपकी बात मान लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सही और गलत को प्रूफ करने का ही है, वरना वहाँ रिलेशनशिप ना ख़राब होने का नाम ले लेते, क्योंकि सही गलत बताने वाले दुनिया में हज़ारों लोग मिल जाएंगे उनको, लेकिन आप एक लौते ऐसे रहेंगे जो शायद उस समय उस मोमेंट में वो जो जिद पकड़ के रखते हैं ना कि यही सही है यही गलत है, उसमें हाँ में हाँ मिला दीजिए, उसके बाद प्यार से समझाइए तो शायद बात बन भी जाए।
दूसरी चीज़ जो सबसे खतरनाक है और जनरली ज़्यादातर लोग करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, वो होती है स्टॉकिंग। भैया आपका पार्टनर आपका कंपेनियन है और आपका कोई प्रिजनर नहीं है कि आप हर चीज़ उसकी स्टॉक करें कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है। भैया उसको फ्रीडम दे दो, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक फ्रीडम की ज़रूरत होती है। वरना ऐसा हो जाएगा कि एकदम एक ऑब्सेशन बन जाएगा, कंट्रोल फ्रीक हो जाएंगे, स्टॉक करेंगे कि क्यों किया, किससे किया, क्यों किया। भले ही वो रिलेशनशिप में है लेकिन उनकी खुद की एक पर्सनल लाइफ भी होती है जो वो जीना चाहते हैं और वो उनका टोटली हक है। नहीं तो क्या होगा, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट और रिलेशनशिप टोटली डूब जाएगा। और तीसरी चीज़ जो हमें रिलेशनशिप में करनी चाहिए वो है अपग्रेड करना। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझे, कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन सैक्रिफाइस जहाँ पे हम अपनी पर्सनल जो सेल्फ लव होता है अगर उसको सैक्रिफाइस कर देंगे तो वो चीज़ अपग्रेड नहीं कहलाती, उसको सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाद में कहीं ना कहीं उसके लिए पछताएंगे और ब्लेम करेंगे इट्स बिकॉज ऑफ यू। तो उसमें सैक्रिफाइस नहीं करना। कोई बैड हैबिट्स है तो उसको सैक्रिफाइस करो, लेकिन कोई अच्छी चीज़ होती है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है तो उसको कभी भी नहीं करना, समझे। एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स लगते हैं, रिलेशनशिप में भी टाइम लगता है एंड इट इज़ ईजी। अगर ये ईजी होता तो बेटा इट्स नॉट लव, इट्स समथिंग एल्स। तो गुलफाम मियाँ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हेलो गुलफाम मियाँ। यार तो पाँव का वो तो जहाज रखिए, वो क्यों है अनुष्का जी, लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख लेना चाहिए। वो तो सही बात कही गुलफाम मियाँ। हम भी एक बात बोलना चाहते हैं आप सभी को कि जब भी लोगों के रिलेशनशिप टूटते हैं ना तो उनके लिए हम जनरली एक काम करते हैं कि हम अपने उनके फ़ोन से ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देंगे, सोशल मीडिया से उनको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोगों को ना फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब वो इंसान आपके बाजू में बैठा है और लगे यार कि इसने तो ज़िंदगी से ब्लॉक कर रखा है। एग्जैक्टली हम भी यही कहना चाहते थे। भले ही वो हमारे साइड में बैठा रहे लेकिन ऐसा लगे कि हमारी ज़िंदगी से हमें टोटली ब्लॉक कर दिया है। तो रिलेशनशिप जो होते हैं उसको बहुत ही सोच समझ के संभल के आगे निकालना पड़ता है। हमने तो आपको रास्ते बता दिए हैं, आप क्या करते हैं अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? कोई है जवाब तो उठाइए फ़ोन और कर दीजिए 7277990088 पर। मैं हूँ आज अनुष्का। तुरंत मिलिए हमसे, क्योंकि हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाना चाहते हैं जो अभी अभी कोविड से रिकवर हुए हैं। उनकी ज़ुबानी, उनकी ही कहानी आज की युवा मंडली में हम सुनेंगे। बने रहिएगा युवा मंडली की गुलफाम की गलियों में की वो गली। मैं हूँ आरजे अनुष्का। आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। నా ప్రేమను కోపంగానో, నా ప్రేమను ద్వేషంగానో, నా ప్రేమను శాపంగానో, చలియా ఫీల్ మై లవ్. నా ప్రేమను భారంగానో, నా ప్రేమను దూరంగానో, నా ప్రేమను నేరంగానో, సఖియా ఫీల్ మై లవ్. నా ప్రేమను మౌనంగానో, నా ప్రేమను హీనంగానో, నా ప్రేమను శూన్యంగానో, కాదో లేదో ఏదో గానో. Feel my love, feel my love, feel my love, feel my love. నా ప్రేమను కోపంగానో, నా ప్రేమను ద్వేషంగానో, నా ప్రేమను కోపంగానో, నా ప్రేమను ద్వేషంగానో, నా ప్రేమను శాపంగానో, చలియా ఫీల్ మై లవ్.
జించేస్తూ ఫీల్ మై లవ్ నే పంపే పువ్వులనే విసిరేస్తూ ఫీల్ మై లవ్ నే చెప్పే కవితలన్నీ చీకొడుతూ ఫీల్ మై లవ్ నా చిలిపి చేష్టలకే విసుగొస్తే ఫీల్ మై లవ్ నా ఉనుకే నచ్చదంటూ నా ఊహే రాదని నేనంటే గిట్టదంటూ నా మాటే చేదని నా జంటే చేరనంటూ అంటూ అంటూ అనుకుంటూనే feel my love, feel my love. నా ప్రేమను కోపంగానో నా ప్రేమను ద్వేషంగానో నా ప్రేమను శాపంగానో చెలియా feel my love. ఎరుపెక్కి చూస్తూనే కళ్ళారా ఫీల్ మై లవ్ ఏదోటి తిడుతూనే నోరారా ఫీల్ మై లవ్ విదిలించి కొడుతూనే చెయ్యారా ఫీల్ మై లవ్ వదిలేసి వెళుతూనే అడుగారా ఫీల్ మై లవ్ అడుగులకే అలసటొస్తే చేతికి శ్రమ పెరిగితే కన్నులకే కొనుకు వస్తే పెదవుల పలుకాగితే ఆ పైన ఒక్కసారి హృదయం అంటూ నీకొకటుంటే feel my love, feel my love. चलो जी, खा लिया पी लिया, लव शव के बारे में बात भी कर ली है। अब हम आ पहुंचे हैं गुलफाम की गलियों में की वो सेगमेंट जिसका नाम है युवा मंडली। अब ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे कोई हमारे पास में युवा मंडली में एक युवा होंगे जो शायद हमको इंस्पिरेशन देंगे, नहीं। हमने बचपन में पढ़ा सुना देखा बहुत है कि 14 साल का वनवास करके जो राम जी गए थे उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जो 14 दिन का वनवास होता है ना, ये सब 14 साल के ऊपर में बहुत भारी पड़ जाता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कुछ दो खास दोस्त हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिनका नाम है उषा और गीता। हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं वो, इसलिए क्योंकि इन्होंने कोविड से टोटली रिकवर हुए हैं और होकर बहुत ही सक्सेसफुली आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मंजीरा के स्टूडियो में। थैंक यू। थैंक यू। स्वीट स्वीट आवाज़ आ रही है दोनों की। सब अच्छा? यस, मस्त, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। सीरियस बात तो नहीं है कुछ भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो अंत में आपको गाना गाना पड़ेगा, देखिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अच्छा ठीक है। सुन के ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत ही अच्छे भले चंगे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सीधा सवाल पूछूंगी आप दोनों से ही। ये जो 14 दिन थे आप लोगों के, कैसे रहे कोविड के? ऐसा कोविड के दिन तो किसी के लिए भी तो फर्स्ट तो सोचने की बात है, थोड़ा टेंशन तो आता है, लेकिन बाद में अगर हम उसको एंजॉय करेंगे तो बहुत ही वो खास दिन होते हैं हमारे लिए। कोविड और एंजॉय। यस, क्योंकि हम इतने भाग दौड़ की दुनिया में रहते हैं, ज़िंदगी भर 365 डेज हम इतना ही भागते हैं कि अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि ना खुद के लिए कभी हम टाइम दे पाते, ना कभी अपने खुद की शरीर के लिए टाइम दे पाते। अच्छा। तो इसके लिए फर्स्ट जब कोविड हुआ ऐसा मालूम चला तो थोड़े देर के लिए तो लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम तो इतना प्रिकॉशंस भी लिए, हम मास्क भी पहनते थे, फिर भी इतना करने के बाद में क्यों हुआ? रोना आया? रोना तो नहीं। आपको रोना आया था? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आया। लेकिन थोड़ा सोच में पड़ गए कि अरे इतना करने के बाद भी, मना प्रिकॉशंस इतना लेने के बाद भी क्यों हुआ? तो बाद में पता चला कि हम इतने साल से जो हम शरीर पे ध्यान नहीं दिए,
तो उसका भी इम्यूनिटी पावर कम होगा अंदर। इसकी वजह से इतना भी हम ध्यान देने पर भी वो हो गया, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी हमको एक चांस मिला, तो वो भी वो सीखने के लिए मिला उसमें। तो फिर बाद में एंजॉय करने लगे। तो 14 दिन अकेले क्वारंटाइन में थे, और भी कोई साथ में था कि आप अकेले ही थे उस समय? अकेले ही थे, साथ में कोई नहीं था। रूम में तो अकेले रहते थे। एक्चुअली पहला थोड़ा बोर लगता था, क्योंकि डेली रूटीन जो हमारा था, इतना भाग दौड़ दुनिया में हम रहते थे, इतना बिजी लाइफ था, एकदम सही शांत, एकदम कुछ भी नहीं, बाहर भी निकलना है, रूम से बाहर नहीं निकलना है, बस भोजन लेते समय बाहर निकलो, वो भी मास्क पहन करके पूरा पैक होकर के फिर अंदर चले जाओ, किसी को देखना नहीं, किसी को बात नहीं करना, बस ऐसे रहना था। तो थोड़ा स्टार्टिंग को बोर हुआ 2-3 दिन, लेकिन बाद में उसको एंजॉय करने लगे, मना एकांत में जा करके शांत पर्सनल हो टाइम भी करके। बहुत जरूरी होता, वो आपको मिला। जी। गीता, आपका कैसा रहा क्वारंटाइन? मेरा भी बहुत बहुत अच्छा रहा। मुझे भी जैसे उषा जी ने कहा कि उनको भी बोर हुआ, वैसे मुझे भी थोड़े पहले दिनों में बोर हुआ और बहुत गले तक आ गया था पूरा 14 दिन अंदर रहना। फिर बाद में हम एंजॉय करने लगे और इतना बिजी हो गया था, ऐसा कोई भी काम नहीं है, लेकिन फिर बहुत सारे काम थे, अपने ही काम, पर्सनल काम हाँ। अकेले ही पूरा करना पड़ा था। पर्सनल काम अकेले ही थे, खाना पीने में ही समय जा रहा था। इतने सारे जूसेस, इतना सारा खाना, फ्रूट, सलाद, ये सब जो हमारे माँ खिलाते थे, पीछे ही पड़ जाते थे कि फ्रूट खाना है, सलाद खाना है। लेकिन वो पंक्चुअलिटी भी तो आई ना, खाते खाते किस तरीके से खाना है, कैसे रहना है। हाँ, सुबह उठने का, एक्सरसाइज करने का, फिर नाश्ता टाइम पर, फिर मेडिसिन भी टाइम पर लेने का, है ना, सब एक्चुअली वो जो कर रहे थे उसे मालूम भी हो गया कि अगर हमको किसी को हुआ तो हम कैसे उनको बता सकते, हमारा एक्सपीरियंस क्या, हम क्या किए थे, जल्दी रिकवर कैसे हो गए, हम उनको भी बता सकते, ये भी हमको एक एक्सपीरियंस आ गया है। मतलब जब तक हम पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हम शेयर भी करेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी। लेकिन आप लोगों ने इतना किया, तो कोई पूछा था आप लोगों से फिर उसके बाद? बहुत लोग एक्चुअली ऐसा भी हुआ था कि हमारे फ्रेंड्स जो थे उनको भी हुआ था, लेकिन वो डर रहे थे। तो उनको जैसे ही पता चला कि हमको भी हुआ तो वो भी शांत हो गए, मना डरना भी भूल गए कि एक्चुअली आपको भी हुआ ना, तो कोई बात नहीं, मना हम सब एक है। उनको लगा कि सिर्फ हमको ही हुआ था, अच्छा, लेकिन सबको हुआ ऐसा सब मालूम हुआ, तो कोई बात नहीं, वो भी वो फ्री हो गए, नॉर्मल हो गया, और उनको भी अच्छा लगा कि हाँ हमको भी अभी कम हो जाएगा, वो खुशी से उनका कम हो गया। हाँ, तो आप लोगों से टिप्स लिए होंगे बहुत सारे, जी। कैसे खाना है। जी, अच्छा है। बहुत ही शेयर करते थे, कभी भी फ़ोन पर भी बात न करना, मना क्या हुआ आज, क्या कैसा है, वैसा कैसा है, मना स्टार्टिंग में मुझे जब लॉकडाउन में था तो क्वारंटाइन में नींद नहीं आ रहा था, मना बहुत ही एक्चुअली सभी ने कहा कि टेंशन ले रहे होंगे, डर के कारण नींद नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स भी वही कहा, लेकिन वैसा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं मेडिसिन की वजह से हो या पता नहीं किसकी वजह से, लेकिन नींद नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में मेडिसिन लिए तो फिर नींद आना शुरू हुआ। सबको तो बहुत अच्छे से नींद आता था, आराम से सोते थे मेडिसिन की वजह से, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आता था। तो फिर बाद में मेडिसिन लेने से वो कवर हो गया, कोई बात नहीं। बट ऐसा बहुत जो अलग अलग जो एक्सपीरियंस थे ना, इसके कारण ऐसा होता है, इसके कारण ऐसा, वो सब हमको समझ में आया। तो अभी भी आप लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं जब आप बाहर निकल गए, अभी टोटली रिकवर होकर? जी, ले रहे हैं, और हम सभी को भी बता पा रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा रहना है। एक्चुअली हमको जब मुझे तो ये लग रहा है कि कोरोना हुआ ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि डर चला गया अंदर से। क्योंकि पहला वो लगता था कि हाँ कोरोना होगा तो क्या होगा, कोरोना होगा तो क्या होगा, फिर ये सब जो बातें अंदर रहती थी फिर वो सब चला गया, क्योंकि वो डर अंदर से ही चला गया। अभी हुआ तो भी कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे तो हो जाए, कम हो जाएगा, वो भी हमको सीखने को मिला। बहुत ही अर्ली स्टेज में आप लोगों को पता चल गया था। मैं वही पूछने वाली थी, आपको डर लगा था जब आपको कोरोना हुआ तब? गीता जी? जी, नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन मैं कंटिन्यू जब टेस्ट देकर बाहर निकली तो कंटिन्यू भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि पॉजिटिव हो तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और नेगेटिव हो तो भी, लेकिन फिर भी नेगेटिव आने के लिए मन में तो रहता ना। भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी,
तो फिर 15 मिनट के बाद पता चला कि आपका पॉजिटिव है। तो मेरे साथ मेरे भी साथ थे आपके हाँ, शायद? मेरे दीदी भी थे। उनके लिए मैं ज़्यादा प्रार्थना कर रही थी कि उनका पॉजिटिव ना आए, मेरा आए तो चलता। उनका भी पॉजिटिव आया, मेरा भी पॉजिटिव आया। फिर भगवान जी से थैंक यू कहा, कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगा। डर नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि डर अगर नहीं है तो हम ये वाली जो बीमारी है कोविड, इससे और भी जल्दी रिकवर हो सकते हैं। जी। मेरा यही सवाल था आप लोगों से कि डर लगेगा या नहीं लगेगा। वो सवाल पूछने से पहले ही आप लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को अपनी स्टोरी बहुत अच्छे से शेयर करी। आप दोनों से ही पूछना चाहती हूँ, आप लोग कोई एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे जितने भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, जो शायद कोविड पेशेंट्स हैं, उनके मन में भी जो थोड़ा बहुत डर बचा हुआ होगा, उनके लिए कोई खास मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोविड है तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने जो किया वही बताती हूँ मैं। जब कोविड के टाइम में मैंने क्वारंटाइन में थे तो ऐसा पता ही नहीं चला कि हमको कोविड भी है। इतना इजी रहते थे, जैसे डेली रूटीन रहता था हमारा, पढ़ना लिखना वही करते थे हम। ना लिखने में, पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में बहुत बिजी हो गए थे। तो उसके कारण वो दिन कैसे चला जाता था वो भी इजीली हो गया। फिर हमको थोड़ा मेडिटेशन करने का भी आदत था बचपन से, तो फिर वो भी हम करते थे। जब भी टाइम मिला मेडिटेशन करना या बुक्स पढ़ना, बस उसमें ही हम बिजी थे। इसलिए बार बार हमको कोविड है हम सोचते भी नहीं थे। इसके कारण भी वो जल्दी चला गया। मतलब दिन भी जल्दी जल्दी हमारा निकल जाता था, फिर मन भी फ्री रहता था। तो कोई टेंशन भी नहीं, टेंशन फ्री हो गए थे बहुत। तो उसके कारण भी जल्दी रिकवर हो गए। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोविड हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पॉजिटिव लेना है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको कैसे हम सफल करना है। जैसे भगवान को हम याद कर सकते हैं, उनका सेल्फ रियलाइजेशन हम क्या क्या करना है वो भी कर सकते हैं। हमको मोटिवेशन, हमको खुद के लिए टाइम मिला तो वो भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाना है तो वो भी हम सोच सकते हैं, उस वैसे भी हमको कर सकते हैं। या बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे बुक्स तो बहुत है, तो बुक्स पढ़ने से भी हमको बहुत अच्छा उसका भी मिलता है। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस टाइम पर ना मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमको दिमाग में है तो कोविड का क्या सिचुएशन चल रहा है, फिर वो अगर बार बार हम न्यूज़ देखेंगे फिर वो माइंड में, हाँ अभी ऐसे इतने लोग बढ़ गए, फिर इतने लोग मर गए। फिर तो आप लोगों ने मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं किया था? बस वो भी थोड़ा अच्छा हुआ कि मोबाइल यूज़ नहीं करने से बाहर का समाचार भी सुनने के नहीं मिला। फिर वो भी बार बार सब लोग फ़ोन करके बात करो, फिर वो उसका फिर समाचार दो, उसमें भी हम थोड़ा बिजी हो जाते थे। फिर गॉड से भी हम कनेक्ट नहीं रह सकते, फिर सेल्फ से भी हम दूर हो जाते। तो वो भी हम थोड़ा करेंगे। अगर इमरजेंसी में हम फ़ोन करते थे, अगर इमरजेंसी कुछ चाहिए, लेकिन यूट्यूब तो बिल्कुल नहीं यूज़ नहीं करते थे, ना नेट कुछ भी यूज़ नहीं किए। तो ऐसे हमारे दिन अच्छे से चले गए। और आपके? हाँ, हमारे दिन भी बहुत अच्छे थे और हम दिन में 5 बार स्टीम लेते थे और बहुत सारे जूसेस पीते थे फ्रूट्स के, जैसे अनार के, कीनू का जूस, अनार का जूस, एप्पल का जूस, ऐसे बहुत सारे। दिन में 4 बार तो जूस पीते थे और साथ ही साथ रागी माल्ट भी पीते थे शाम को 1 बार। तो उससे कैल्शियम बढ़ता है, इसलिए हमारे बड़े देते थे। ने पीने का बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कोविड में सीख गए कि फ्रूट्स खाना, सलाद खाना और ये सब प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसी की वजह से हम जो कुछ भी फॉलो किए, इसी की वजह से हमारा कोरोना 14 दिन के अंदर, मतलब 5 या 6 दिन में पूरा रिकवर हो गया था। बाकी तो 14 दिन फॉर्मेलिटी के लिए रह रहे थे किसी और को। एक्चुअली कोई समझते हैं कि अगर बुखार हुआ है, मतलब उस टाइम पर बुखार आता है, सर दर्द होता है, सर्दी की वजह से, तो खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेडिसिन लेते हैं उसके लिए पेट भर के खाना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स भी वही कहते हैं, अगर पेट भर के हम खाएंगे, टाइम पर मेडिसिन लेंगे, तो बहुत ही जल्दी हमको 14 दिन के लिए तो वो रहना पड़ता, बट हमको 4-5 दिन के अंदर वो कम हो जाता अंदर। तो पूरा ही किसी को तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते। आजकल तो वो भी दिखा रहे ना, सिम्टम्स भी नहीं रहते, फिर भी वो पॉजिटिव निकल रहा है। तो भी हमको कोई बात नहीं, बट हमको पेट भर के खाना है। अगर ऐसे नहीं है कि हमको बुखार आए तो फिर वैसे सो के रहना है, मैं बीमार हूँ, फिर बार बार उसको हम याद दिलाए जैसे होता है। मतलब जितना हम माइंड को अगर संभालेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली वो रिकवर हो जाएगी।
जैसे हम जो सोचेंगे वैसे ही हो जाता है ना, क्योंकि हमारे अंदर दो दिमाग रहते हैं, एक नेगेटिव दिमाग और एक पॉजिटिव दिमाग। इसीलिए पॉजिटिव सोचेंगे तो जल्दी रिकवर हो सकते हैं। राइट जी। है। बिल्कुल सही कहा। मतलब घूम फिर के बात ये है कि हमारे माइंडसेट का काम है। अगर हम अपने माइंड को स्ट्रांग रखते हैं तो ये डर वर हमारे बीच में कुछ भी काम रहता। नहीं करेगा। आप कोई गीत सुनाने वाली थी? हाँ, सुनाओ। जरूर जरूर, सब सुनना चाहते हैं। हमारे देश के ऊपर है, हाँ। सुनिएगा फ्रेंड्स, थोड़े बच्चों जैसी है, आप मुझे लगता है आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। देश की धरती छपरावरती मुंग्या डिस्को करती। देश की धरती, देश का भैया नाचे देश का भैया खेले देश की बुड्ढी खेले कबड्डी, तोड़े सबकी हड्डी। देश की बुड्ढी देश का भैया नाचे ताता थैया। देश का भैया। ये गीत था कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग और जोकिंग था। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कोई गीत गाएगी गीता। वही हमको भी पता नहीं लगा, देश के मतलब देशभक्ति गाने वाले हैं तो मुझे लगा बहुत ही देशभक्ति वाले गीत। पोपट कर दिया हम लोगों का गाना गा के। तो ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हमारे मंजीरेंस, अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जो कोविड से अभी रिकवर नहीं हुआ है या फिर कोविड के चलते कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज है, तो एक बात अपने जहन में ज़रूर रखिए, खाना पेट भर के खाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए और अपने आप को आप जितना सुरक्षित रखेंगे आसपास के लोगों को आप उतना ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। और जैसे हमारे फ्रेंड्स ने आप लोगों को कहा, डर को अपने पर हावी बिल्कुल भी मत होने दीजिए। मोबाइल्स तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग और मिस इन्फॉर्मेशन हमारी हालत को, हमारी हेल्थ को और भी ख़राब कर सकती है। आज का ये छोटा सा मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। अगर पहुंचा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ गुलफाम की गलियों में, क्योंकि आपसे जो खास सवाल पूछा था उसका जवाब भी देने का समय आ चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे अनुष्का ऑन गुलफाम की गलियों में, ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये लो जी, हमारी जो गाड़ी थी अब उसको स्टॉपेज देने का टाइम आ गया है। स्टॉप नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से प्लेटफॉर्म में रुक गए हैं और रुक के जो अंतराल हमने आपसे लिया था उसमें एक सवाल पूछा था हमने कि जो मच्छर होते हैं कमबख्त अंधेरे में भी हमें कैसे ढूंढ लेते हैं। आंसर पता चला? आंसर कुछ अजीबोगरीब है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, जब ये खून की तलाश में मच्छर निकलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ये जो मच्छर होते हैं या फिर कोई भी कीड़े होते हैं जो हमारे आसपास भटकते हैं, वो भी आधी रात को या एकदम अंधेरे में, वो इसलिए क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमसे रिलीज़ होती है, उसकी जो गंध आती है, उसी से ये सारे कीड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं।
इसीलिए जो मच्छर रहते हैं ना, 10 से 50 मीटर की दूरी से भी जो हम सांसें लेते हैं उसका पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इंसान है और टारगेट पे हमें अबॉर्ट करना है अभी के अभी। तो हम अपने इस शो को आज अबॉर्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले कारवां की तरफ। कल फिर मिलते हैं इसी जगह इसी समय आपके आरजे अनुष्का के साथ, और कहाँ भाई, गुलफाम की गलियों में, ओनली ऑन रेडियो मंजरा 90.8 FM। तब तक सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपका हर पल है खुशियों भरा। ये जिंदगी उसी की है जो उसका हो गया। टाटा बाय बाय। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है।